Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम प्यार से एलपीजी भी कहते हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसकी बात करेंगे आगे। फोर्थ चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डीले। अब देखो, मैंने तुम्हें सेकंड चैप्टर में बताया था कि 1948 से लेके 1990 तक हमारी इकोनॉमी ने क्या करा। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एचवाईवी सीड का यूज करा और भी बहुत सारी चीजें करी। लेकिन ना हमारी इकोनॉमी के हाल कुछ उतने अच्छे खासे थे नहीं। वो करने के बाद भी ऑल दो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा सक्सेस था, लेकिन इकोनॉमी उतने अच्छे तरीके से ग्रो कर ही नहीं पा रही थी। इसीलिए हमारी सरकार ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, वो निकाला। हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली क्यों, वो देखते हैं। सबसे पहले पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है जिसमें। तो कुछ अगर पब्लिक सेक्टर को छोड़ दें, बाकी बचे कुछ पब्लिक सेक्टर का हाल तो बहुत ही बेकार था। मोस्टली पब्लिक सेक्टर लॉस में थे और बैंकरप्ट होने की कगार में थे। सेकंड है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब देखो, इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशनरी मिलता जुलता है। तो इन्फ्लेशन होता है कॉन्टिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारे देश में ना चीजों के प्राइस हर दिन बढ़ते रह रहे थे, इकोनॉमी के हाल उतने कुछ स्टेबल नहीं थे। थर्ड चीज है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था इंपोर्ट के लिए। मतलब जितना सामान हम इंपोर्ट करते सिर्फ 2 हफ्ते तक ही कर पाते, उसके बाद हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। और ना इंटरेस्ट पे करने के लिए भी, जो हम लोन लेते हैं फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन बैंक से, उसका इंटरेस्ट देने तक के लिए पैसे नहीं थे। प्रिंसिपल तो बहुत बड़ी बात है, प्रिंसिपल होता है जो लोन लेते हैं हम, एक्चुअल उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। और इंटरेस्ट ब्याज हो गया जो इस पे हम देते हैं। तो लोन तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम इंटरेस्ट तक नहीं दे पा रहे थे। फोर्थ है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। मैंने तुम्हें बताया ना, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे। तो इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रहे थे जब लोन कहाँ से देंगे। तो हमारे पास बहुत ज्यादा डेट आ गई थी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया था। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, खर्चा था, वो बहुत ज्यादा था गवर्नमेंट की इनकम से, और इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है। तो लोन बिल्कुल बढ़ते रह रहा था, मतलब कोई हद ही नहीं थी इसकी। और लास्ट पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, बुक का जो लास्ट पॉइंट है, डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी होता है बैलेंस इन पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जनरली 3 चीजें आती हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। मतलब इसके अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन में करता है। तो हम जनरली बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की। इसमें हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो बहुत ज्यादा हाई थे। मतलब बाहर से हम बहुत ज्यादा सामान मंगा रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था, पैसा बाहर को जा रहा था सब। और एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम थे, मतलब हम सामान बाहर को भेज ही नहीं रहे थे। अब सामान बाहर को नहीं भेजेंगे, बाहर की करेंसी इंडिया में कैसे आएगी? तो हमारे पास पैसों की कमी हो गई थी इससे। इसीलिए गवर्नमेंट लाई 1991 में एलपीजी, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और प्यार से सब इसे क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलो, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन होता क्या है? लिबरलाइजेशन मतलब सारी रेस्ट्रिक्शन, सारे बैरियर्स को हटा देना जो प्राइवेट सेक्टर को एंट्री या ग्रोथ करने से रोक रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब जैसे रियलायंस हो गया, अभी टाटा मोटर्स हो गया, ये बड़ी बड़ी एमएनसीज हो गई ना, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। तो 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी प्राइवेट सेक्टर को लेके, कि तुम्हें ये भी लाइसेंस लेना होगा, वो भी लाइसेंस लेना होगा, कोई काम करोगे गवर्नमेंट को बताना होगा एंड ऑल। तो ये बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी कोई भी बिजनेस सेटअप करने में इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लिबरलाइजेशन के अंदर ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। देखो लिखा है, प्रायर टू 1991 देयर वाज न्यूमरस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इन इंडिया इन द एरियाज ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंस लेने में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड करने में, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड करने में जब दिक्कतें होंगी, बाकी कंट्री क्या चाहेंगे, चलो यार इससे ट्रेड नहीं करते, हम बहुत मगजमारी है यहाँ, बहुत पेपर वर्क करना होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं आएगा हमारे पास। लेकिन लिबरलाइजेशन में ये सारी चीजें हट गई थी, जिससे क्या हुआ, नए बिजनेस सेटअप करने में बहुत आसानी हो गई। और पहले ना एक्सपेंशन, मतलब अगर बिजनेस को बढ़ाना होता था, उसके साथ साथ डाइवर्सिफाई, कोई नया बिजनेस और इंक्लूड करना होता था पुराने बिजनेस में। जैसे टाटा मोटर्स है, सिर्फ टाटा कार्स बनाते हैं क्या, व्हीकल्स बनाते हैं? नहीं, नमक भी आता है टाटा का। तो एक ही नाम है लेकिन 2 प्रोडक्ट हैं उसके अंदर, तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना उसे, इसके लिए भी लाइसेंस लगता था। लेकिन लिबरलाइजेशन में ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो बहुत अच्छी तरीके से अब जितने भी बिजनेस वाले थे वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर पाए यहाँ। नेक्स्ट है आपका
प्राइवेटाइजेशन। अब देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, मैंने तुम्हें पहली वाली स्लाइड्स में बताया था, पब्लिक एंटरप्राइज लॉसेस में थी, बैंकरप्ट होने वाली थी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उन सारी एंटरप्राइजेस को पब्लिक सेक्टर को दे दिया, एमएनसीज को दे दिया, जो से प्राइवेटली चलाएं। प्राइवेटली मतलब सीक्रेटली नहीं, प्राइवेटली मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरह चलाएं। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने कहा हमने तेरे को 1948 से लेके 1990 तक बहुत ज्यादा काम दे दिया, बहुत ज्यादा मौके भी दे दिए तेरे को, लेकिन तू कुछ कर ही नहीं पाई, लॉस में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को ये मौका देंगे। और प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एक तो पूरा ही बिजनेस हम दे दें प्राइवेट सेक्टर को, ले भाई तेरा बिजनेस है, अब तू चला, तेरी हो गई है ये ओनरशिप, तू है अब इस कंपनी का मालिक। और सेकंड चीज हो सकती है डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब पूरा बेचना नहीं होता है, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर होंगे गवर्नमेंट के अंदर, उन्हें सेल करना, पूरा नहीं कुछ पार्ट इक्विटी का, ऐसे रेशियो में कि गवर्नमेंट तो उसकी ओनर रहे लेकिन काम करें प्राइवेट सेक्टर वाले। जैसे 51% इक्विटी शेयर या शेयर जितने भी हैं गवर्नमेंट के पास रहे, बाकी बचे हुए 49% शेयर कंपनी के पास यानी प्राइवेट सेक्टर के पास रहे। इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज है तुम्हारी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसे इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब एकत्रित, एकत्रित करना बाकी वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ, ताकि ट्रेड कर पाए हम। मतलब जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, क्या है हमारी नेशनल इकोनॉमी, इंडिया। सो इंडिया को दूसरी इकोनॉमी के साथ जोड़ना ताकि हम ट्रेड कर पाए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाए। अब इसमें भी बहुत सारे बैरियर थे, मैंने लिबरलाइजेशन में तुम्हें बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी लाइसेंस थे। तो ग्लोबलाइजेशन भी जब आया वो चीजें हट गई, सारे बैरियर रिमूव हो गए, जिसके साथ क्या हुआ, हम इंटरनेशनल ट्रेड कर पाए, अमेरिका के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूएई के साथ, और भी कितनी कंट्री उन सबके साथ हम ट्रेड कर पाए। अब इसमें एक और टॉपिक निकल के आता है, आउटसोर्सिंग। और ग्लोबलाइजेशन का एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे को, इट एम्स टू क्रिएट बॉर्डरलेस वर्ल्ड। बॉर्डरलेस वर्ल्ड मतलब कोई भी ऐसा बॉर्डर ना रहे कि हम कहीं, हमारी कंट्री है, हम क्या करें, बाहर से भी सामान खरीदें दूसरी कंट्री से, और अपनी कंट्री का सामान भी दूसरी कंट्री को भेजें। तो इस तरीके से बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट हो जाए। अब आउटसोर्सिंग में आते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब कंपनी किसी थर्ड पार्टी को हायर करती है, ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं तुम्हें। जब कंपनी किसी थर्ड पार्टी, थर्ड आदमी या थर्ड पर्सन को हायर करती है कंपनी में काम करने के लिए, ताकि वो कर पाए प्रोड्यूस सर्विसेज एंड गुड्स, इसे ही हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। और इसकी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन बहुत खतरनाक सी क्या है, आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच कंपनीज यूज एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स मतलब थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल लोग जो होंगे, कंपनी में काम नहीं करते हैं, बाहर के लोग हैं, टू कैरी आउट बिजनेस प्रोसेसेस दैट वुड अदरवाइज बी हैंडल्ड इंटरनली। तो मैंने तुम्हें समझा दिया आउटसोर्सिंग क्या होता है। अब तुम्हारा काम है अपनी भाषा में पिरो के आना, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे अच्छे। नेक्स्ट आते हैं जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम ग्लोबलाइजेशन की बात करी, मतलब हम ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड करने के लिए ना पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO। इसका काम क्या होता है, देखो, इट वॉज फाउंडेड टू प्रमोट इंटरनल ट्रेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेड टू मेंबर कंट्री। ये इसीलिए स्टेब्लिश हुआ, इसीलिए फाउंड हुआ, ताकि जितनी भी कंट्री हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, इन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सॉरी, ताकि वो ट्रेड कर पाए एक दूसरे के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ, और अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो करें। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही नहीं था, इसको पहले जाना जाता था GATT, गेट, यानी जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स के नाम से। और ये फाउंड हुआ था 1948 में विद 23 मेंबर कंट्रीज। और जब ये फाउंड हुआ था इंडिया इसका पार्ट नहीं थी, इंडिया इसका पार्ट बनी बहुत बाद में, और 1995 में WTO बना, गेट से वो WTO में रीनेम हुआ, जिसे हम आज जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। अब आगे बढ़ने से पहले इसे मिटा देते हैं, इसके बाद हम जानेंगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अब फंक्शंस देखो, टू फैसिलिटेट इंटरनल ट्रेड, जैसे मैंने बोला ना, ट्रेड को ये क्या करे, फैसिलिटेट करे, इंटरनेशनल ट्रेड।
अब देखो, बहुत सारे टैरिफ्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं जो ट्रेड को होने नहीं देते हैं, ज्यादा टैक्सेस लग जाएंगे कभी कभार। तो ये क्या करती है ना, ये कहती है कंट्रीज से जो जो इसके मेंबर होंगे कि तुम टैक्सेस हटाओ भाई, नहीं भी हटाते हो तो बहुत कम करो, जिससे तुम्हारा ट्रेड हो पाए दूसरी कंट्रीज के साथ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, हट जाओ, तुम हमारे मेंबर नहीं हो। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को इस तरीके से फैसिलिटेट करती है। सेकेंड चीज ये करती है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। ये कैसे? जितने भी रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड में उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट तो प्रोटेक्ट होगा ही होगा, ट्रेड भी बहुत अच्छा होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डीमोनिटाइजेशन में, जिसको हम नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। डीमोनिटाइजेशन होता है द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। मतलब एक करेंसी को जब उसके लीगल टेंडर से हटा दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उसे डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। और इंडिया में ना ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था। वहां तो पहले भी था, लेकिन जो हमें याद रखने वाली चीज है वो है 8 नवंबर 2016। इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, नोटबंदी हो गई थी। अब डीमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले है टू रिड्यूस करप्शन। जितना भी करप्शन हो रहा था, जो नीचे से पैसे लेते थे ना, बेंच के नीचे से 500 1000 में ही होती थी वो तो डील, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस करप्शन को कम करने के लिए बड़े बड़े नोटों को बैन कर दिया, लीगल टेंडर से हटा दिया। सेकेंड चीज, टू रिड्यूस सर्कुलेशन ऑफ फेक मनी। अब देखो, फेक मनी का जब सर्कुलेशन होगा, 10-20 के नोट में होगा क्या, वो नकली नोट बनाएंगे? नहीं भाई, वो तो अपना प्रॉफिट देखने के लिए बड़े नोट बनाएंगे, 1000, 2000, 3000। 3000 का है नहीं वैसे नोट, 2000 का भी बंद हो गया है। लेकिन समझने वाली चीज ये है, बड़े नोट की हम तस्करी करेंगे, फेक नोट बनाएंगे। तो जैसे ही हमने 500 1000 के बड़े नोट बंद कर दिए, तो फेक मनी भी खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट है टू रिमूव ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है, अनडिक्लेयर्ड मनी, मतलब जो अभी गवर्नमेंट या किसी को डिक्लेयर नहीं करी है कि ये मेरा पैसा है, जो छुपा के रखते हो तुम, जिसमें टैक्स नहीं देते हो, उसे ब्लैक मनी कहते हैं। तो ब्लैक मनी भी तो 500 1000 के नोट में रखी होगी लोगों ने, तो वो ब्लैक मनी भी खत्म हो गई, वो नोटों की वैल्यू अब रद्दी हो गई। और लास्ट पॉइंट है टू स्टॉप फंडिंग फॉर इलीगल एक्टिविटी। बहुत से टेररिस्ट थे, वो इलीगल एक्टिविटीज करते थे, तो इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए नोटबंदी करी गई। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे डिमोनेटाइजेशन के। अब आते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। किसकी कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन की कैपिटल फॉर्मेशन जी। उससे पहले हमें जानना होगा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। मैंने ह्यूमन बीइंग नहीं कहा, ह्यूमन रिसोर्स का। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास स्किल हो, एजुकेशन की ट्रेनिंग हो, उसके पास अच्छी खासी एक एक्सपीरियंस हो, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाए, देश की जो इकोनॉमी है उसे सुधारने में मदद कर पाए, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस होती है डेवलपिंग नॉलेज, एजुकेशन, टैलेंट, स्किल अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब जितने लोग हमारी कंट्री में हैं, हमारी इकोनॉमी में है, उनकी नॉलेज में वृद्धि हो, उनके एजुकेशन, टैलेंट, स्किल, इन सब में वृद्धि हो, तब जाके वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। अब इसके कुछ सोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कुछ सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब देखो, एजुकेशन में जब वो एक्सपेंडिचर करेगा तो उसका दिमाग बढ़ेगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, तो वो ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बनेगा और उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। सेकेंड है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अगर कोई काम करने वाला आदमी बीमार रहेगा, क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं भाई, इसीलिए हेल्थ में भी एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी है। जब तक वो स्वस्थ ना रहे, अच्छे से कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग भी कह सकते हो इसे सिर्फ। अब जब तक ट्रेनिंग में एक्सपेंडिचर ना हो, खर्चा ना करे, वो ट्रेन ना बने, एक्सपीरियंस ना बने, कोई काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तीसरा सोर्स ये हो गया। चौथा सोर्स हो गया एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। और जब ना इंडिया से लोग जॉब ढूंढने के बहाने दूसरे कंट्री जाते हैं, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो अमेरिका चले गए, तो इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और ये ना हो, ये गवर्नमेंट के देखने का जिम्मेदारी होती है। तो माइग्रेशन में भी एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी चीज है। लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अगर बंदा इंटेलिजेंट नहीं है, उसे पता नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डील करते हैं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, क्या वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं भाई। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले इफेक्टिव
प्रोडक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब मशीनरी हो गई, कोई भी इक्विपमेंट हो गया जो हम यूज करते हैं, उसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। अब जब ह्यूमन पढ़ा लिखा हो, अच्छा एजुकेटेड हो, उसे पता रहेगा ना ये मशीनरी को ऑपरेट कैसे करते हैं। हम कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता है कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करते हैं, इवन ये तक नहीं पता है ऑन कैसे करते हैं, तो क्या तुम कंप्यूटर चला पाओगे? बिल्कुल नहीं भाई। जब तक तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन ना हो, वो एजुकेशन ना हो, तुम कंप्यूटर चला ही नहीं पाओगे। तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प करेगा फिजिकल कैपिटल को और अच्छी तरह यूज करने में। सेकंड है हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब बंदा स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ की बात यहाँ पे को करी थी, देखो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब बंदा स्वस्थ रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, जोश से भरा हुआ रहेगा, तो काम और अच्छा करेगा, तो जिससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। थर्ड है इन्वेंशंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अब देखो बंदा पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, तो वो आदमी इन्वेंशन करेगा, नई नई इनोवेशन करेगा और टेक्नोलॉजी में चेंज लाएगा। टेस्ला का एग्जांपल बहुत बढ़िया है इसमें। बाकी जितनी कार थी सब मैनुअल थी, टेस्ला ही ऑटोमेटिक हो गया, तो वो नया इन्वेंशन भी है, इनोवेशन भी है और एक टेक्नोलॉजिकल चेंज भी है। तो इसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे, जो फायदा होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। चौथा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपनाना, टेक्नोलॉजी के साथ खेलना या टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड मतलब जो हमारी विचारधारा है पुरानी, बहुत गंदी सी विचारधारा, जो महिलाएं हैं उन्हें पीछे रखो, जो घर के बेटे हैं वही काम करेंगे, वही सक्षम है इस सोसाइटी में जीने के लिए। तो इस सोच को मॉडर्नाइज करना, इस सोच को चेंज करना कि नहीं भाई, वेमेन एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है, कि वो भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना एक लड़का कर सकता है। पांचवा है इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब बात हुई थी यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की। हेल्थ अच्छी रहेगी तो लाइफ भी, उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, वो ज्यादा लंबा जिएगा। छठा है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो जनरली देखा गया है रिसर्च में कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनका थोड़ा मॉडर्न अप्रोच होती है, वो छोटी फैमिली रखना पसंद करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मेरे 2 सन हो, 2 डॉटर हो, ऐसा नहीं भाई। एक सन चलेगा, एक डॉटर चलेगी, या ना हो तब भी चलेगा। तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। सातवां है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, उसे सब आता है, सारी स्किल है उसके पास, हेल्थ भी अच्छी है, इंफॉर्मेशन भी है, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डील करनी है ये भी पता है, तो उसको अच्छी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? अच्छी सैलरी मिलेगी, पैसा आएगा, वो कहाँ खर्च करेगा? अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में खर्च करेगा, जिससे क्या होगा? उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। ओके जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। वीडियो में अगर कोई भी शंका लगे, तुम्हें कोई भी चीज समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाके जरूर लिखना क्या समझ नहीं आया, ताकि नेक्स्ट बार से हम और अच्छा प्रिपेयर करें। और वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।